हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाई एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th की जो फिजिक्स है वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न भागों में, विभिन्न यूनिट्स में डिवाइड की गई है। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम साइंस के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम यूनिट बाय यूनिट एक एक हेडिंग को समझते आगे बढ़ेंगे। तो जो फिजिक्स है ये ब्रांच ऑफ साइंस, ये फिजिक्स जो है ये साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की बहुत सारी ब्रांच हैं, उसमें फिजिक्स भी एक ब्रांच है और फिजिक्स के भी कई ब्रांच हैं। तो साइंस जो है, ये जो साइंस शब्द है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है साइंटिया। साइंटिया लैटिन वर्ड शब्द साइंटिया से बना है। कि साइंटिया का नाम बदल के साइंस हुआ है और इसका अर्थ होता है जानना। यानी अगर मैं बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करूं तो साइंस लैटिन शब्द साइंटिया से बना है और उस साइंटिया का अर्थ होता है जानना। बात कर लेते हैं कि साइंस हमको पढ़ना क्यों चाहिए। पहला चीज है साइंस क्यों पढ़ें। साइंस क्यों पढ़ें और साइंस पढ़ने का लाभ क्या है। इसको पढ़ने का लाभ क्या है। क्योंकि आज इंसान जो भी कार्य करता है उसमें वो अपना लाभ देखता है। तो साइंस को पढ़ा क्यों जाए। ये साइंस क्यों पढ़ें, फिजिक्स क्यों पढ़ें, केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, बायोलॉजी क्यों पढ़ें और इन चीजों को पढ़ने से हमको कुछ लाभ होता है कि मैं ऐसे ही हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आइए इस चीज को समझते हैं। साइंस क्यों पढ़ें। देखिए, साइंस इसलिए पढ़ना आवश्यक है क्योंकि मानव के अंदर एक रहस्य छिपा हुआ है जिसको हम कहते हैं जिज्ञासा। और मनुष्य के अंदर जो जिज्ञासा है वो नई नई चीजों को खोजने का पुनर्विचार, सिद्धांत और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर नए नए प्रयोगों को करने का विचार व्यक्त करती है। अर्थात जिज्ञासा हमारे अंदर चीजों को जानने की जिज्ञासा है। पहले 100 वाट के बल्ब आते थे जो बिजली की ज्यादा खपत करते थे। मानव की जिज्ञासा ऐसी बढ़ी, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस को खोजें जिस पर कम धारा में अधिक काम हो सके, जिसमें जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इन ऐसे क्रिस्टल की खोज की गई सेमीकंडक्टर फिजिक्स की क्रांति में। और हमने एक एलईडी बल्ब बनाया। हमने क्या बना लिया, एक एलईडी बल्ब बनाया जिसको लाइट इमिटिंग डायोड भी कहते हैं। डायोड के आधार पर हमने बल्ब का निर्माण किया। जो 100 वाट का बल्ब आज 9 वाट के बल्ब, 8 वाट के बल्ब, इस 10 वाट के बल्ब, इसमें हमने इसको कन्वर्ट किया जो कम बिजली की खपत में भी अच्छा काम करते हैं और काफी समय तक टिकाऊ रहते हैं। तो मानव की जिज्ञासा ने एलईडी बल्ब का निर्माण कर दिया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी और इस टीवी
के पीछे अगर आप लोग देखे होंगे तो एक ट्यूब लगी रहती थी, पतली ट्यूब लगी रहती थी। उस ट्यूब में लगभग 35,000 वोल्ट का करंट आता था। उसमें ट्रांसफार्मर अंदर लगाया गया था जो कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता था। और उस टीवी को आज के समय में देखने पर आपके बिजली का ज्यादा खपत होगा। खतरा क्या है, अगर उस ट्यूब के पीछे एक लाल लाइट भी जला करती थी, उससे लगता था कि ये काम कर रहा है, इसका फंक्शन काम कर रहा है। तो मानव की जिज्ञासा इतनी बढ़ी कि उसने उसको बदल डाला और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में डायोड्स का उपयोग कर करके आज उन्होंने एलसीडी बना दिया, एलईडी बना दिया, एलईडी टीवी बना दिया, टेलीविजन बना दिया लाइट इमिटिंग डायोड की सहायता से। और वो क्या है, उसके पीछे डायोड्स की एक पैनल लगी हुई है और सारा काम करती है। आप बड़ी स्क्रीन पे भी, इतनी बड़ी स्क्रीन पे भी उसको देख सकती है। तो मानव की जिज्ञासा ही एक विज्ञान को जन्म देती है। तो विज्ञान, साइंस इसलिए पढ़ना जरूरी है कि मैं एक साइंटिस्ट हैं, बड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं जेबी कोनांट, एक साइंटिस्ट का मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, जेबी कोनांट। जेबी कोनांट साहब ने बताया कि मानव के द्वारा प्रयोगों तथा प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान, क्या क्या कहा, दो चीज को उन्होंने कहा, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग और प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल जो नॉलेज है ह्यूमन के अंदर, प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान की एक ऐसी श्रृंखला बनाइए, एक ऐसा चयन बनाइए, एक श्रृंखला का निर्माण कीजिए। वो श्रृंखला कैसी हो, अंतर ग्रंथित श्रृंखला हो, जो आपके अंदर से विचारों को जन्म दे। एक ऐसी अंतर ग्रंथित श्रृंखला जो आने वाले समय के लिए उपयोगी हो। जो समय चल रहा है इसमें आने वाला जो समय है, इसके बाद भी जो आने वाला समय है उनके लिए उपयोगी हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं। और इस विज्ञान में वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक विधि के चरण भी रख दिए हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी उठा के देखिए, वैज्ञानिक विधि के चरण भी आपको मिल जाएंगे कि क्या जिज्ञासा है, प्रेक्षण, उनका प्रयोग, वैज्ञानिक विधि के द्वारा उनका प्रेक्षण, उन श्रृंखलाओं का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो साइंस क्यों पढ़ें, क्योंकि विज्ञान सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध वस्तुओं का एक संग्रह है, कलेक्शन है। हम आप क्लास 2nd 3rd से इस परिभाषा को पढ़ते आते हैं कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध है। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुसंगठित और क्रमबद्ध, इन सबका एक कलेक्शन होना चाहिए, वो साइंस है। सुव्यवस्थित, विज्ञान को, विज्ञान के तथ्यों को, परिणामों को, प्रेक्षणों को एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर पढ़ना या एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर रखना सुव्यवस्थित है। उसका संगठन कैसे किया गया, हम कोई मिसाइल बना रहे हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का मॉडल क्या होगा। हमने एक मोटरसाइकिल बना दिया और उस मोटरसाइकिल के न्यू मॉडल्स हम निकालते जा रहे हैं, न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। उनका संगठन किसके आधार पर होगा, व्यवस्था के आधार पर होता है। और क्रमबद्ध, चीजों को क्रमबद्ध, ऐसा नहीं कि इंजन मोटरसाइकिल के ऊपर लगा दें और बैठने वाला नीचे लगा दें, ये क्रमबद्धता नहीं। उसका एक अपना, मैं क्रमबद्ध की बात कहूं, पूरे मोटरसाइकिल में एक बैलेंसिंग कंडीशन है जिस पर स्टैंड लगा होता है और स्टैंड पूरे मोटरसाइकिल को बैलेंस कर लेता है। ये विज्ञान की क्रमबद्धता है कि चीजों को, साक्ष्यों को, मैंने तो एक एग्जांपल दिया, किसी भी साक्ष्य को, किसी भी प्रेक्षण को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से समझते हैं, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हैं, वो विज्ञान है। हम एक शब्द में विज्ञान की बात समझ लेते हैं कि आज का जो समय है, उस समय में
जो भौतिक जगत कह सकते हैं, भौतिक जगत है, उसमें विज्ञान का अपना एक विशेष योगदान है। अब अगर मैं दूसरे पक्ष पर विचार करूं कि विज्ञान और आध्यात्म में बड़ी लड़ाई है, कहीं कहीं विज्ञान आध्यात्मिक चीजों को चुनौती देता है और कहीं कहीं आध्यात्मिक चीजें विज्ञान को चुनौती देती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं, बस समझने का भेद है। विज्ञान और आध्यात्मिक चीजें कोई अलग नहीं है। बड़े बड़े हमारे जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वह हमारे कई ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनसे बड़े प्रभावित थे। तो साइंस को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि साइंस पढ़ने से हम चीजों को, नई नई चीजों को जानते हैं और नए नए आविष्कारों को जन्म देते हैं, जिससे आविष्कार बढ़ाने से हमारे देश का उत्थान होगा, हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को सुविधा, हमारे लिए भी सुविधा हो जाएगी। इसके बाद है, इसको पढ़ने का लाभ क्या है, साइंस को पढ़ने से लाभ क्या है। देखिए, साइंस को पढ़ने से लाभ यह है कि जब हम मैं छोटी सी चीज बताता हूं इसके एग्जाम्पल के रूप में। एक साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता था, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने कहा कि जो ग्रेविटी है ये कोई फोर्स है, ग्रेविटी इज द फोर्स। और उन्होंने उस ग्रेविटी फोर्स को एक इक्वेशन लेके बता दिया, और उस इक्वेशन को उन्होंने दिया कि F = G m1m2/r²। और उन्होंने कहा ये फोर्स सीधा सीधा द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, किसी भी पार्टिकल का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस पर लगने वाला फोर्स भी उसी अनुसार होगा। त्रिज्या यानी रेडियस, अगर पार्टिकल की रेडियस को बढ़ाते जाओगे तो उस पर लगने वाले बल का मान घट जाएगा। इन्होंने कहा कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी वो फोर्स है। लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने द्रव्य और ऊर्जा के संदर्भ में इतना बड़ा क्रांति किया है फिजिक्स में, उनका ये समीकरण आप लोग परिचित होंगे, E = mc²। ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि जो स्पेस है, स्पेस और टाइम, ये इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटी काम करती है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि अगर मैं स्पेस को ऐसे बनूं, ये स्पेस है और ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो स्पेस और टाइम के टाइम में हमारी जो पृथ्वी है या कोई पिंड है, वो अगर इसमें गिर जाए तो ये स्पेस और टाइम क्या होता है, सिकुड़ जाता है या कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है। और जब दबता है तो टाइम हमको प्रतीत होता है, और स्पेस में भी कुछ जगह बन जाती है। इसमें अर्थ पर कोई सीधी लाइन नहीं है, कोई सिंपल लाइन की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि स्पेस और टाइम में पृथ्वी दबी हुई है, और पृथ्वी दबी हुई है या गिरी हुई है, और चीज पार्टिकल्स को, जो भी पार्टिकल इस पृथ्वी की तरफ गिरते हैं वो भी इसमें गिर जाते हैं। यानी टाइम, इसीलिए जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो अगर मैं एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इनका जो मैं एक पोजीशन लेता हूं, एक्स, वाई, जेड, और एक और कॉफिशिएंट लेते हैं टी। टाइम का भी अपना एक वेरिएबल है, कॉफिशिएंट है। यानी टाइम को भी, अगर कोई चीज वेग से, कोई चीज का आपको वेग समझना है तो हम कुछ इस प्रकार से कहेंगे, v = dx/dt, यानी एक्स एक्सिस में समय बदल रहा है तो वेलोसिटी है vx है, एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी को हम मेजर कर रहे हैं, एक्स बदल रहा है।
ऐसे अगर हम कहें कि किसी पोजीशन पे y बदल रहा है तो dy इज इक्वल टू dy बाई dt, अभी भी समय इन्वॉल्व है। तो एक्सिस सिस्टम में आइंस्टीन ने ये चीज बताया, लोग माने नहीं इन चीजों को, उन्होंने कहा नहीं ग्रेविटी फोर्स है। लेकिन चाइना ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी मशीन बनाई जिससे उन्होंने देखा, लगभग 100 साल बाद उन्होंने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा था वो बातें सही हैं। हमको टाइम का भी अपना एक मेजरमेंट करना पड़ेगा, टाइम का अपना एक वेरिएबल है, टाइम किसी से प्रभावित, स्पेस और ग्रेविटी में अगर कोई चीज गिरेगा तो टाइम प्रभावित होगा, और स्पेस किसी चीज को, जैसे आप एक रुमाल लीजिए उस पर एक गेंद डाल दीजिए तो गेंद क्या होता है, रुमाल क्या होती है, नीचे दब जाती है गेंद के साथ। लेकिन अगर टाइम का आकलन कीजिए तो टाइम भी, गेंद गिरेगी तो टाइम का भी अपना एक रोल होगा। तो स्पेस तो ग्रेविटी को आइंस्टीन ने कहा नहीं, कोई फोर्स नहीं है ग्रेविटी। लेकिन अल्बर्ट जो है न्यूटन ने कहा नहीं, ग्रेविटी एक फोर्स है। लेकिन हमें क्लास 10th तक के बच्चों को यही बताना है, 9th के बच्चों को, कि ग्रेविटी इज द फोर्स। नहीं, वो उनका दिमाग इतनी बड़ी फिजिक्स समझ के उलझ जाएगा कि ये टाइम और ये मैनेजमेंट सब ये हायर लेवल के लिए समझाने वाली चीजें हैं कि इनका इस प्रकार से उपयोग होता है। तो आज हमने विज्ञान पढ़ने के लाभ, बहुत सारे लाभ हैं। जैसे विज्ञान में हम एक चीज पढ़ते हैं, देखिए जो हमारी फिजिक्स है इसके भी कई ब्रांच हैं, जैसे क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स भी इसकी एक ब्रांच है, यांत्रिकी इसकी एक ब्रांच है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भी इसकी एक ब्रांच है, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कई प्रकार फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स की कई, माइक्रो फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स, बहुत सारी ब्रांचें। लेकिन जो क्लासिकल फिजिक्स है क्लास 11th में हमें इसको ज्यादा पढ़ना है, और इसी क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है, न्यूटन की फिजिक्स कहा जाता है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, गति के समीकरणों को पढ़ेंगे, वेग को पढ़ेंगे, विस्थापन को पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, प्रक्षेप पढ़ेंगे। तो इस फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, न्यूटन की फिजिक्स, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में पिंडों की गतियों का जो अध्ययन है हम किस प्रकार से करते हैं, स्थिर अवस्था में, पहले स्थिर अवस्था में करेंगे, फिर गति अवस्था में करेंगे एज अ पार्टिकल। और इसमें क्लासिकल फिजिक्स में बड़े बड़े पिंडों की गतियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया अपनी अलग दुनिया है। जब मैं क्वांटम पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्वांटम की दुनिया अलग है। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कणों की व्याख्या करने के लिए है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं एक शब्द में फोटॉन्स भी कहूंगा, जो बंडल के रूप में इंटरफ्रेंस, जो है डिफ्रैक्शन, इन सब फ्राउनहोफर, इन सब रेखाओं के द्वारा जो है मैं फोटॉन को परिभाषित करूंगा। तो आज की हमारी क्लास में हमने साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, साइंस को पढ़ने से लाभ क्या है, साइंस किन शब्दों से मिलकर बना है, इन सबको आज हमने समझा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 1 का पहला हेडिंग पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।